नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। फैसला लगभग हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग अब तय हो चुके हैं और 4 राज्यों में भगवा लहराएगा, ये भी जनता ने तय कर दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने सुनामी के जरिए इस दिखा दिया कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदरूनी कलह ने कांग्रेस तबाह कर दिया। हम बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लड़ाई या तो कांटे की होगी या बहुत ही थोड़े अंतराल से सीटों का मार्जिन कम होगा, लेकिन कांग्रेस बाजी मार लेगी। और इसके पुरोधा और सर्वे सर्वा बताए जा रहे थे हरीश रावत। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर यह है कि उत्तराखंड में भावी सीएम कैंडिडेट हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। लाल कुआं सीट पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। ये एक और बड़ी खबर है। भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने रावत को 14,000 वोटों से हराया है। बड़ी खबर, हरीश रावत चुनाव हार चुके हैं 14,000 के अंतराल से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें हराया है। पूर्व सीएम हरीश रावत, जो उत्तराखंड की भावी राजनीति के एक केंद्र बताए जा रहे थे और पंजाब के प्रभारी रहने के दौरान ही, बहुत ही जद्दोजहद के दौरान, जब उनको ये तय किया गया कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और उनके कहने पर बहुत कुछ आलाकमान ने तय कर दिया था। हालांकि एक कलेक्टिव डिसीजंस के साथ पूरे चुनाव को आगे बढ़ाने का एक निर्णय लिया गया था, लेकिन हरीश रावत उस समय एक जिद में आए थे और उनकी बातें सार्वजनिक हुई थी। लेकिन लाल कुआं सीट पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ी खबर है, हरीश रावत को मोहन सिंह बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ने 14,000 से कुछ अधिक वोटों से हराया है। हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। हालांकि कांग्रेस का भी दम फूलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता के नजदीक पहुंचने की बात तो दूर, भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में ये चुनाव जीत रही है। बड़ी खबर है, चुनाव में हरीश रावत हार चुके हैं। तो हरीश रावत का हारना और शुरुआती रुझान से लेकर के अब तक लगभग 2:45 बजे हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नजदीक शुरू से ही रही। शुरुआती रुझानों से लेके अब तक की बात हम कर रहे हैं। क्या पहाड़, क्या मैदानी इलाके, जो राजनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री का औरा था, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और अपेक्षाकृत एक युवा सीएम धामी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा था। उत्तराखंड की जनता ने तय कर दिया कि कलेक्टिव नेतृत्व के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को आगे भी शासन करने के लिए मतदान कर रहे हैं और जनता ही जनार्दन है, जनता का मैंडेट सर्वोपरि है। और हरीश रावत जो परिवर्तन यात्रा से लेकर के उन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम प्रकरणों पर, जब कांग्रेस को न सिर्फ एक बेहतर अपोनेंट बल्कि कांग्रेस ही उत्तराखंड को उस वास्तविक बढ़त की तरफ ले जा सकते हैं, विकास की तरफ ले जा सकते हैं, जो अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में फिलहाल उत्तराखंड वहां नहीं पहुंचा है, ऐसा हरीश रावत की तरफ से बराबर कहा गया। लेकिन उत्तराखंड में इतिहास बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने जा रही है। एक बड़ी खबर है, मीरा सकलानी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीरा जी, ये कलेक्टिव डिसीजंस पर जो पार्टी आपकी आगे बढ़ी है, ये उसका परिणाम है या युवा सीएम धामी के नेतृत्व का ये करिश्मा है, या प्रधानमंत्री का वो औरा जो उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से वायदा किया उसका परिणाम है, या इन तीनों का एक जोड़ है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दिवाकर जी, देखिए, पहले तो मैं आज के इस जनादेश के लिए उत्तराखंड के पूरे प्रदेश वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे पुनः विश्वास जताया है।
मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सामूहिक डिसीजन होते हैं। एक कार्यकर्ता को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ पे जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने उत्तराखंड के लिए जो निर्णय लिया था कि हमारे जो युवा सीएम है धामी जी नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, उस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने उसका सम्मान किया और उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। आज परिणाम आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पुनः, जबकि उत्तराखंड में एक मिथक बना हुआ था कि उत्तराखंड में 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस राज करती है, लेकिन ये इस मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जोश के साथ काम करा और उत्तराखंड के जनता ने जिस भरोसे के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी को की सरकार बनाने के लिए जो पुरजोर मेहनत करी है, उसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी कि आपने जो विश्वास जताया वो पिछले 5 साल के कामों का विश्वास है। जो पिछले 5 सालों में चाहे वो हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं उत्तराखंड में, उन कामों के आधार पर आज पुनः उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः स्थापित करने का काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और कलेक्टिव डिसीजंस और सामूहिक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण बात, और व्यक्ति का महत्व नहीं है। लेकिन मीरा जी, एक बात तो आप मानेंगी कि जब चुनाव की घोषणा हुई उसके कुछ दिन पहले से जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन किया गया, ऐसा लगता है कि भाजपा हाईकमान ने कलेक्टिव डिसीजंस लिए थे और कार्यकर्ताओं की और संगठन से जो ये बातें कही जा रही थी कि नेतृत्व बदला जाए और युवा को के हाथों में कमान सौंपी जाए, वो बात कारगर साबित हुई। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी भी उत्तराखंड के संदर्भ में, चूंकि मैं उत्तराखंड में रहा हूं, खास करके देहरादून के संदर्भ में मैं बात कर सकता हूं, तो पहाड़ और मैदानी इलाकों में अभी भी विकास जो है वो संतुलित नहीं है। लेकिन हाँ, जनता ने अगर आपको दोबारा चुना है और आपको फिर से शासन के लिए उसका आदेश है, तो वहां पर बदलाव अब नजर आना चाहिए। मतलब पहाड़ी, मतलब सुदूर एरिया में विकास का जो दौर चलना चाहिए, जो और काम होने चाहिए, वो नहीं हुए हैं। उसको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे और क्या कुछ आगे किया जाएगा, ये भी तो एक सोच बनी होगी, क्योंकि वायदे बहुत कुछ किए गए हैं उत्तराखंड की जनता से। दिवाकर जी, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि उत्तराखंड में जिस तरीके का विकास होना चाहिए नहीं हुआ है। गांव में जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। लेकिन आप इस चुनाव का परिणाम देखिए कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है उत्तराखंड में, चाहे वो आपका 4 धाम को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करने की बात हो, चाहे आपकी रेल लाइन बिछाने वाली बात हो, किसी जो बड़े बड़े जो काम उत्तराखंड में हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और आज उत्तराखंड की आम जनता को ये लगता है कि ये जो 70 साल से जो विकास अटका हुआ था, 70 साल से जो कांग्रेस काम नहीं कर पाई थी उत्तराखंड में, आज भारतीय जनता पार्टी उस काम को कर रही है। और ये मौका पुनः इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिया है उत्तराखंड की जनता ने कि इस विकास की जो गति पकड़ी है उत्तराखंड सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये विकास की गति की निरंतरता बनी रहे, इसमें किसी तरीके का ब्रेक न हो, इसलिए पुनः 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। वो उस विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को और आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड के विकास में जो लहर बनी है डबल इंजन की सरकार के द्वारा, उस लहर को और आगे बढ़ाएगी। उसमें हमारे चाहे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। मीरा जी, एक महत्वपूर्ण बात है जी, एक महत्वपूर्ण बात है और वो पूछा जाना चाहिए। डबल इंजन का आपने जिक्र किया, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं, कार्यकर्ताओं ने, उत्तराखंड में हर नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के, और पुष्कर धामी ने तो प्रधानमंत्री की ताकत पर और अपने काम पर पूरा भरोसा जताया, जहां कुछ भी उन्होंने बयान दिया इस संदर्भ में। एक बड़ी बात है, आपने 4 धाम का जिक्र किया, उस पर कांग्रेस बहुत कुछ राजनीति कर रही थी,
रोड कनेक्टिविटी की बात कही, उस पर भी राजनीति हुई। एक बात है कि सुदूर इलाकों में रोड कनेक्टिविटी वैसी नहीं है, हालांकि हाईवेज का अच्छा निर्माण हुआ है और स्टेट रोड का जो कनेक्टिविटी का कार्यक्रम है उसको भी अच्छी तरीके से बढ़ाया गया। सवाल यह है कि अगर कुमायूं रीजन और गढ़वाल रीजन को देखा जाए, वहां भी असंतुलित विकास का एक मुद्दा कांग्रेस की तरफ से बनाया गया था, लेकिन लोग आपके पक्ष में दिखे, कुछ संतुलन साधने की कवायद हुई है। लेकिन आगे फिर मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप सबके सामने चुनौती होगी विकास को संतुलित तरीके से सभी रीजन्स में कराने का। प्रायोरिटीज क्या होंगी? पिछले बार से हारे, दो जगह से हारे, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, चूंकि आपसे हमारा कनेक्शन कट चुका है, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है और कट कट के आपकी आवाज जो है हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन आपका भाव हमने समझ लिया। और वो ये कि उत्तराखंड में आगे चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन कलेक्टिव डिसीजंस और कार्यकर्ताओं की मेहनत, युवा नेतृत्व और इस तरीके से संतुलित विकास जितना किया उससे आगे करने का वायदा, इसको उत्तराखंड के लोगों ने पसंद किया, इसलिए दोबारा सत्ता आपको सौंप दिया गया। ऐसा अब बिल्कुल क्लियरली कहा जा सकता है, स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने ये क्या बयान दिया है, और वो ये है कि कलेक्टिव प्रयास। और एक बड़ी खबर, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ और चमकौर से चुनाव हार गए हैं। पंजाब में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस का सुपड़ा तो नहीं साफ हुआ, लेकिन कांग्रेस की आन बान शान बताए जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस को डबल झटका, अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया को भी हार मिली है। पंजाब से ये तीन बड़ी खबर। अमृतसर ईस्ट में आपकी जीवनजोत कौर चुनाव जीती हैं। अमृतसर ईस्ट में आपकी जीवनजीत कौर चुनाव जीत चुकी हैं। जालंधर के करतारपुर से आपके नेता बलकार को जीत मिली है। जालंधर से पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशु भी चुनाव हार गए हैं। पंजाब में बड़ा उलटफेर है। पार्टियों के संदर्भ में, बड़े नेताओं के संदर्भ में सुनाम सीट पर आपके अमन अरोड़ा चुनाव जीते हैं। पंजाब से बड़ी खबरें, डेरा बस्सी से आम आदमी पार्टी के कुलजीत सिंह रंधावा चुनाव जीत गए हैं। सुनाम सीट पर आपके अमन अरोड़ा चुनाव जीत गई हैं। ये बड़ी खबर है। डेरा बस्सी से आम आदमी पार्टी के कुलजीत सिंह रंधावा चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। इसलिए यह तय मानिए कि अब से कुछ ही देर बाद चरणजीत सिंह चन्नी हो सकता है कि सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल भवन की ओर कूच कर दें। और हमें सुबह ही खबर मिल रही थी कि जब शुरुआती रुझानों में एक बड़ा गैप आम आदमी पार्टी के साथ बन गया था, उसके बाद ही चरणजीत सिंह चन्नी ने यह तय कर लिया था कि वो सामूहिक रूप से जाकर के राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ। वास्तव में एक बहुत ही बड़ी जिसको कहते हैं नैतिक पहल होगी कि इस तरीके से संयत तरीके से, गंभीर तरीके से चुनाव में मिली हार को स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये जनादेश है और जनादेश पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है कि पंजाब में सबको जनता ने नकारा है और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को पूरा मौका दिया है कि आम आदमी पार्टी जो सबके साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात कहती है। हालांकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा है, लेकिन ये नारा भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में काम नहीं आया। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि किसान आंदोलन
की जो एक आग और वो तपिश थी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पैर ही उखड़ गए थे। और दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी को जीत इसलिए मिली क्योंकि आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन के दौरान वैकल्पिक राजनीति का एक ऐसा मसौदा पेश किया था जब उसने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी सीएद अर्थात शिरोमणि अकाली दल या उसके सहयोगी या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पंजाब के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि वहां पर पंजाबी समुदाय और हिंदुओं के बीच में, सिखों और हिंदुओं के बीच में किसान आंदोलन के नाम पर जो संघर्ष कराने की स्थिति हुई, जो लड़ाने की हुई, उसको रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया। सबने आग में घी डालने का काम किया। और उसी समय में मांझा जैसे इलाके में और पंजाब के उन सभी खित्तों में जहां पर कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत हुआ करती थी और शिरोमणि अकाली दल के पैर बहुत दिनों से जमे हुए थे, वहां पर वैकल्पिक राजनीति का एक मसौदा पेश किया गया और इसमें भगवंत मान की बड़ी भूमिका रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो दिल्ली की गद्दी को संभालते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पंजाब में जाकर के आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा तौर पर कहा कि पंजाब को किस रास्ते पर ले जाना है और वहां पर उन्होंने दिल्ली के विकास का मॉडल प्रस्तुत किया जिसको पंजाब की जनता ने स्वीकार किया। वैकल्पिक राजनीति का इस्तेमाल मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए कि पंजाब के लोगों ने जिन पार्टियों को नकारा है उन पार्टियों के सत्ता और शासन को उन्होंने देखा है। हालांकि पंजाब एक विकसित राज्य है, लेकिन पंजाब और पंजाबियों की अपेक्षाएं कुछ और हैं, जहां पर हार्मनी और आपसी संबंध, जो साझी चूल्हे और छत की बात होती है, साझी विरासत की बात होती है, पंजाब के कल्चर में वहां पर कोई मुश्किलें दिख रही थी इस राजनीति के कारण। इसलिए इन पार्टियों को बड़े ही बेरहमी से नकार दिया गया है जनता जनार्दन की तरफ से, पंजाब के मतदाताओं की तरफ से, और आम आदमी पार्टी को वैकल्पिक राजनीति का केंद्र बनाया गया है, वैकल्पिक राजनीति का सिंबल बनाया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करती है और आम आदमी के हितों को आगे रख करके विकास के कार्यों को बढ़ाने की बात करती है। और दिल्ली के मॉडल की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि पंजाब के संदर्भ में हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली के मॉडल में शिक्षा को एक बेहतर तरीके से, और शिक्षा एक मुद्दा बन सकता है, यह दिल्ली के मॉडल से अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है कि जहां सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्था और वो सुविधा दी जा रही है जिस सुविधा के लिए लोग प्राइवेट स्कूलों में जाया करते हैं। इसी तरीके से अगर स्वास्थ्य का संदर्भ और प्रसंग देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हर इलाके में जाकर के कहा कि पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, उसके लिए भी विकल्प दिल्ली का मॉडल हो सकता है, जहां पर मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आया, जबकि कुकुरमुत्तों की तरह यहाँ पर हॉस्पिटल्स और वो खुल रहे हैं, लेकिन आम जनता की परेशानियां कहीं से कम नहीं होती। तो आम जनता की जो जरूरतें हैं उसको देखते हुए पंजाब में दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत किया गया और उसके सामने न तो शिरोमणि अकाली दल की चली, और शिरोमणि अकाली दल की बात हम बार बार कर रहे हैं तो भाजपा और शिरोमणि अकाली दल एक साथ मिलकर के राजनीति करते रहे, लेकिन जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, हम आपको इतिहास में भी ले जाना चाहते हैं और इतिहास ये बहुत पुराना नहीं है, कुल 8 से 10 महीने कह सकते हैं आप, साल से सवा साल का ये इतिहास है, जब शिरोमणि अकाली दल ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करके और किसान आंदोलन में किसानों के आंदोलन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के नेता भी ये साबित नहीं कर पाए कि किस लिए वो भाजपा का साथ छोड़े हैं, और अगर छोड़े हैं तो वो किस राजनीतिक धारा को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रयोग किया और वो ये कि चरणजीत सिंह चन्नी को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया, जब वहां पर एक एससी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया। यह एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा था। चरणजीत सिंह चन्नी एक गंभीर शांत स्वभाव के और मुश्किल परिस्थितियों में हर एक फायर ब्रांड नेताओं के
विरोधी और परस्पर विरोधी बयान, यहां तक कि पार्टी के हितों के विरुद्ध दिए जा रहे बयानों को सुनते रहे, लेकिन वो सब कुछ समन्वय और सामंजस्य बैठाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षा ने पार्टी की स्थिति को इतना बद से बदतर कर दिया कि उसको न तो हाईकमान संभाल पाई, न चरणजीत सिंह चन्नी संभाल पाए, और सिद्धू तो खुद नहीं संभाल पाए, क्योंकि वो खुलेआम 2 से 3 बार सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की फजीहत करने, आला कमान की खिंचाई करने से बाज नहीं आए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में पंजाब में है, उसको इसी स्थिति में रहना था, और शायद भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी तौर पर इस बात को समझ भी लिया था। उनके हर नेताओं को, उनके रणनीतिकारों को इस बात का एहसास था। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते थे। राष्ट्रवादी राजनीति और राष्ट्रवादी विचारों के साथ वो सिद्धू को हराने के लिए निकले थे। एक बात आपको समझना होगा कि अपने बराबर के बयानों में कहते रहे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कि उनका पहला उद्देश्य सिद्धू को हराना। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो नई पार्टी बनाए हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चुनाव में आगे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो सरकार भी बनाएंगे, लेकिन किसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ पूरा राजनीतिक करियर आगे बढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत पर अगर वो मूल पार्टी को छोड़ देता है तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। इसका भी एक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के देश के तमाम राज्यों के बड़े नेताओं के संदर्भ में हम ये बात कह सकते हैं, और वही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी लागू होती है। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी भी कुछ खास पंजाब में नहीं कर पाई। और ऐसे में शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी और वो तमाम पार्टियां जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी है, वो पंजाब में किसी भी सोशल इंजीनियरिंग, किसी भी मुद्दे के साथ जनता से कनेक्ट नहीं हो पाई। जबकि किसान आंदोलन की पूर्व पीठिका पर, उसकी भूमिका पर और वहां के उपजे हालात पर शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के तमाम दावे और वायदों के बावजूद आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से जनता जुड़ी, और जनता ने यह निश्चय किया कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को अगर पंजाब में प्रस्तुत किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, तो ये कारगर होगा। कौन होगा पंजाब का मुख्यमंत्री, ये देखने वाला होगा, ये बहुत दिलचस्प मुद्दा होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि मान ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को मजबूत किया है और झाड़ू पंजाब में न सिर्फ एंटर की है, प्रवेश हुआ है उसका, बल्कि झाड़ू की सुनामी के आगे सब बह गए हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर अब एक वैकल्पिक नेता के रूप में सामने आएंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी प्रभावी रहे, जहां प्रधानमंत्री के कार्यों का, उनके अब तक के कामों का, उनके वायदों का मूल्यांकन हुआ, और हर एक राज्य के जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर प्रधानमंत्री के औरा और उनके नेतृत्व का, उनके दमखम का जिक्र किया गया। अगर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई तो अब कम से कम पंजाब के चुनाव के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वैकल्पिक राजनीति का जहां तक मुद्दा है, वहां पर अरविंद केजरीवाल अब एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ रहे हैं। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि गोवा में भी 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बात गोवा की आई है तो हम आपको ये बता दें जरूर कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है कि फिर से सत्ता में आ रही है, लेकिन टीएमसी और आम आदमी पार्टी का जो उभार गोवा में दिख रहा है, टीएमसी 3 सीटों पर आगे बताई जा रही है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप वहां पर 2 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में अंतिम चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय मानिए कि गोवा, पंजाब, दिल्ली, इन सब जगहों में अगर कहीं झाड़ू चलती हुई दिख रही है तो अरविंद केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति के प्रतीक पुरुष या प्रतीक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं आने वाले समय में। रही बात ममता बनर्जी की, तो टीएमसी ने भी गोवा में एंट्री करके और सीधे तौर पर गोवा, मुंबई, दिल्ली में
राहुल गांधी को वैकल्पिक राजनीति से बहुत दूर करने की बात कह के ममता ने भी यह साबित कर दिया कि वो भी आने वाले समय में, मैं अब बात बराबर कर रहा हूं 2024 के संदर्भ में, क्योंकि अब इसके आगे 2024 एक बड़ा मुद्दा होगा। और उस स्थिति में ममता बनर्जी ने जो पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खिंचाई की, समय समय पर उन्होंने बयान दिया, अब लगता है कि उनके सुर में सुर अरविंद केजरीवाल भी, ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष तौर पर वो ऐसा करेंगे, लेकिन वो सुर में सुर मिला सकते हैं और वैकल्पिक राजनीति की मांग अब तेज हो सकती है। इसलिए इन 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में अब ये कहा जा सकता है कि तस्वीर साफ हो गई है। 4 राज्यों में भगवा लहर है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर अब सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक और विचारधाराओं के साथ जुड़े वो बुद्धिजीवी वो तमाम बातें कह सकते हैं, पूरे दिन भर और आने वाले 24, 48, 72 घंटों में बातें की जा सकती हैं, लेकिन आप तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में विकास एक मुद्दा था और उस मुद्दे के साथ जनता कनेक्ट हुई और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता सौंप रही है। युवा धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने यह तय कर दिया कि जहां तक भाजपा विकास के काम को आगे लेकर के गई है, उससे आगे भारतीय जनता पार्टी उस काम को आगे ले जाए, क्योंकि डबल इंजन का जो एक फैक्टर है वो भी प्रभावी लगता है। क्योंकि प्रधानमंत्री एक रैली में इस तरह की बात करते नजर आए कि डबल इंजन सरकार का अपना एक महत्व होता है। तो कुल मिलाकर के ये फाइनल टैली आप देखिए, अभी तक जो सीटों का जो ये आंकड़ा है वो आप स्क्रीन पर सीधे देख सकते हैं। पंजाब में आपकी सुनामी चल रही है, 89 सीटों पर आगे चल रही है। आप कांग्रेस मात्र 20 सीटों पर, चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हार गए हैं, दोनों सीटों से चुनाव हारे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव हार गए हैं। और इधर यूपी में आप देख सकते हैं कि 263, 270 और 263 से आगे पीछे का मामला ये चल रहा है टैली चार्ट में। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये स्थिति अंतिम नहीं है, क्योंकि कुछ कम ज्यादा मार्जिन्स पर वोटों की गिनती चल रही है। तस्वीर साफ होने में अभी भी 2 घंटे का समय लग सकता है। लगभग 5 से 6 बजे के बीच में तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ 5-7 सीटों का अंतर रह जाएगा जहां तक सभी राज्यों के चुनाव का संदर्भ है। रही बात मणिपुर की, तो भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाने जा रही है और पूर्वोत्तर में जो भगवा रंग चढ़ा है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं दिख रही है, उसके रंग फीकी नहीं पड़ रही है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जनता डबल इंजन के कॉन्सेप्ट पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ही जनमत पर आई है और जनादेश उसने दिया है। और जनादेश जो भी है उसे समझते हुए अब राजनीतिक पार्टियों को आत्म मूल्यांकन करने की जरूरत है, उनको सोचने की जरूरत है कि वास्तव में गलती कहां हो गई, कमी कहां हो गई। और झूठे वायदों के साथ जनता के बीच में जाकर के वोट नहीं मांगा जा सकता। लेकिन यह भारतीय राजनीति की विडंबना है कि राजनीति में समय आने पर उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है जिनको जनता नकारती है, लेकिन राजनीतिक दल के नेता, प्रवक्ता उन मुद्दों पर बार बार उसकी चर्चा करते हैं। शायद अब राजनीतिक पार्टियों को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत आ चुकी है कि वो समझें, सोचें, विचार करें कि भारतीय जनमानस अगर वोटर के संदर्भ में देखा जाए तो वो इतना परिपक्व है कि उसे बरगलाया नहीं जा सकता और उसके दिमाग में वो बात आ जाती है जो उसे करना है, क्योंकि वो सब कुछ काम के आधार पर निर्णय करती है कि उसे किसको वोट देना है और किसको प्रतिनिधि बना करके विधानसभा भेजना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर का जनादेश कुछ ऐसे ही है। क्या होगी अंतिम टैली? और भगवा झंडा लहराने के बाद प्रधानमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कुछ ही देर बाद, तब आप सुनेंगे कि किस नए वायदे और किस नसीहत के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, करेंगे और उन्हें क्या प्रेरणा देंगे कि आगे की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। रही बात समाजवादी पार्टी की, क्षेत्रीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में है। अखिलेश यादव ने बहुत संयत भाव से मिले जनादेश को स्वीकार करते हुए बहुत कुछ कहा है उन्होंने। हालांकि अभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से वो बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन शायद इन मुद्दों की चर्चा के साथ
अगर वो जनादेश का सम्मान करते हुए विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर सामने आएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अखिलेश यादव बड़ी चुनौतियां पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।